हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरद एक बार आपके समक्ष फिर से हाजिर हुआ हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि आपका ये कार्यक्रम है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। इसमें हम लोग विपिन चंद्रा जी की ये किताब, जो बेसिकली इसमें और भी राइटर्स हैं इनके सहयोग में, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से ये आपके लिए पुस्तक है। इस पर्टिकुलर बुक को हम कवर कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि ये जो बुक है, इस बुक में कॉन्सेप्चुअल चीजें आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी, यानी कि कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट हैं इसमें, फैक्चुअल चीजें कम देखने को मिलेंगी। और हिस्ट्री में कॉन्सेप्ट का ही अपना एक मजा है। तो अगर आप लोगों को ये भारत का स्वतंत्रता संघर्ष फील करना है, क्योंकि अब हम पुराने समय में तो नहीं जा सकते, बट ये एक हम टाइम मशीन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। पुराने समय में जा करके उसे समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं कि आखिर क्या हुआ होगा। डेफिनेटली, ठीक है। तो गांधी जी तक हमारा चैप्टर पहुंच चुका है। ये क्लास नंबर 20 है। मैंने इसे रीस्टार्ट किया था क्लास नंबर 19 से, ठीक है। तो आपने पिछली क्लास देखी होगी, क्लास नंबर 19, ठीक है। कल क्लास आनी थी, लेकिन किसी टेक्निकल एरर की वजह से वो अपलोड नहीं हो पाई और वो रिकॉर्डिंग ही खराब हो गई थी हमारी, तो हम उसे री रिकॉर्ड करके आपके समक्ष ला रहे हैं। इस वजह से आपका एक दिन का क्लास जो है वो बीच में मिस हुआ है, बट कोई बात नहीं। हम क्लास 20th में हैं। 18 यानी 1 से लेकर के 18 तक की जो क्लास है, 1 से लेकर के 18 तक की जो क्लासेस हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के आप सर्च कर सकते हैं, वहां पर आपको ये मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही डलवा दूंगा, आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। अब देखिए, इसमें हम लोग गांधी जी के बारे में पढ़ रहे हैं। जो अध्याय 14 है, उसके हम 2 भागों में इसको कंप्लीट करेंगे। प्रथम भाग है, 2 चीजें हैं। देखिए, दक्षिण अफ्रीका से रॉलेट सत्याग्रह तक। तो अभी हम पहले गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में समझने का प्रयास करेंगे कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में क्या संघर्ष रहा। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में बहुत ही लंबा संघर्ष है, और उसे किसी 1-1.5 घंटे की क्लास में कवर कर पाना, या किसी एक छोटी सी बुक के अंदर कवर कर पाना, और उसके किसी एक छोटे से अध्याय के अंदर कवर कर पाना, एक क्वाइट इम्पॉसिबल थिंग है। लेकिन हम उससे कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। आज के सेशन से, इस बुक के उस पार्ट से कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा वहां पर, और आपके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है उसमें। देन नेक्स्ट पार्ट जो आएगा, उसमें हम लोग रॉलेट सत्याग्रह पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कहानी की शुरुआत वैसे तो दक्षिण अफ्रीका से हो रही है। यहां पर आपको खास तौर से, अगर हम भारत का स्वतंत्रता संघर्ष देखेंगे, तो आपके मन में, माफ कीजिएगा, आपके मन में विचार आएगा कि जब हम भारत का स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ रहे हैं, तो अफ्रीका में जो अफ्रीका में हुआ, वो अफ्रीका में जो कुछ भी हुआ, उसको हम भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत क्यों पढ़ रहे हैं? जस्ट बिकॉज कि गांधी वहां थे? नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए कि ये है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, और भारत केवल भारत की वर्तमान जो सीमा आप देखते हैं, केवल उसी सीमा क्षेत्र में नहीं होता, उसके बाहर भी भारत है, और उसके बाहर भी भारत था। भारत था का या भारत है का मतलब क्या है? भारतीय वहां तक है। तो जहां जहां भारतीय हैं, और जहां जहां औपनिवेशिक शासन के द्वारा भारतीयों को संघर्ष करना पड़ा है, वहां सब हम लोग भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को कवर करते हैं। और इसीलिए मैंने पिछले कुछ अध्याय पहले मैंने आपको बताया था कि गदर आंदोलन आपको बताया, अमेरिका और ब्रिटेन की उसमें क्या भूमिका रही, जापान की किस तरीके से भूमिका रही, वो सब चीजें मैंने आपको उसमें समझाई थी। आज उसी क्रम में हम अफ्रीका को समझने का प्रयास करेंगे। भारत में गांधी जी का आंदोलन, जब वो भारत में 1915 में आते हैं, 1915 में आते हैं, उसके बाद 1915, 16, 17, 18 इस तरीके के जो समय बीतते हैं उनके भारत को समझने और क्षेत्रीय आंदोलन को संभालने में, वो समय से पूर्व आप देखेंगे कि भारत में जब उन्होंने कोई भी कैंपेनिंग करी, जैसे मान लेते हैं कि सबसे पहले उन्होंने आकर के चंपारण आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, एक क्षेत्रीय आंदोलन है, ग्रामीण किसानों के लिए है, लेकिन कितना सधा हुआ वो आंदोलन था, और कितना बढ़िया उसका इम्पैक्ट निकला। हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे जानेंगे कि कितना बढ़िया इम्पैक्ट निकला, कितना सधा हुआ वो आंदोलन था। लेकिन आप ये सोचिए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति बाहर से आया, उसने एक ही साल में एक आंदोलन किया और बेहद सक्सेसफुल तरीके से उसको कंप्लीट किया। इट वॉज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ये सब कुछ प्रैक्टिस के कारण था, और ये प्रैक्टिस भारत में नहीं, अफ्रीका में की गई थी। ये पहली बार नहीं था कि चंपारण में उन्होंने सत्याग्रह चलाया था। सत्याग्रह वो पहले भी चला चुके थे, तो वो कहानी वहीं से शुरू हो जाती है। इसमें कहा जा रहा है कि वर्ष 1993 वो समय है जब गांधी जी बैरिस्टर बन करके साउथ अफ्रीका गए हैं, बैरिस्टर बन करके लौटे हैं 1893 की।
लेकिन 1893 में उनके साथ क्या हुआ या 1893 के बाद से उनके साथ क्या हुआ, इस कहानी को समझने से पहले हमको यह जानना होगा कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीय जो हैं वो आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? कहते हैं दक्षिण भारतीयों का पहला जत्था जो है वो 1860 में भारत पहुंचता है। जहां जहां औपनिवेशिक शासन है ब्रिटिशर्स का, तो वो वहां के जो लोग हैं उन लोगों से मजदूरी कराते हैं, उनके खेत जो है वो हड़प लेते हैं, उनके खेत में उन्हें बेगारी करवाया जाता है, उनकी फसल के बहुत कम दाम लगाए जाते हैं और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है मजदूरी करने के लिए। तो दक्षिण अफ्रीका में भारत से कई सारे मजदूर जो हैं वो लेकर के आए जाते थे। साउथ अफ्रीका से अगर देखा जाए तो, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से अगर देखा जाए तो खास तौर से भारत के दक्षिणी भाग से बहुत सारे लोग जो हैं उनको गन्ने की खेती करने वाले किसान हुआ करते थे, इनको साउथ अफ्रीका ले जाया जाता था मजदूरी करने के लिए। तो एक सर्टेन टाइम के लिए जाएंगे, मजदूरी करेंगे, ब्रिटिशर्स के लिए काम करेंगे, वहां पर उनको रहने के लिए एक अस्थायी प्रमाण पत्र दिया जाएगा, उसके ऊपर वो मतलब पंजीकरण प्रमाण पत्र होगा, उसके ऊपर अंगूठा लगाएंगे क्योंकि पढ़ना लिखना जानते नहीं है, और वहां उनके लिए गुलामी करेंगे, काम करेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा तो थोड़ा बहुत जो भारतीय हैं वो अंग्रेजों का विरोध कर देंगे, लेकिन उन्हें ढंग से विरोध करना आता भी कहाँ है, कानून को कैसे कानून का कैसे विरोध किया जा सकता है ये उन्हें आता नहीं है, इसलिए उनके विरोध को दबा दिया जाएगा। तो उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस तरीके से भारतीयों में पहला जत्था जो है, जो भारतीय जो है अफ्रीका पहुंचे हैं, वो 1860 की बात है। धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग पहुंचे। तो धीरे धीरे करके बहुत सारे जो लोग पहुंचे उसमें 3 प्रकार के भारतीय हैं। 3 प्रकार के भारतीय हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। कहां पर? ये 3 प्रकार के भारतीय आपको देखने को मिलेंगे अफ्रीका में जो भारत से गए हैं। एक तो वो हैं जो मजदूरी के रूप में ले जाए गए हैं, मजदूर के रूप में ले जाए गए हैं यहां से, ठीक है, जो ले जाए गए, ठीक है, जिनको भारतीय, ऐसे भारतीय हैं जिनको मजदूरी के लिए ले जाया गया है। क्योंकि ये श्रमिक हैं और इनको वहां पर ले जाकर के इनसे उद्यम कराया जा रहा है, तो उद्यमी भी इनके पीछे पीछे गया है। तो दूसरे जो लोग गए हैं वो व्यापारी वर्ग हैं। व्यापारी वर्ग, भाई जहां ये जाएंगे वहां व्यापारी वर्ग भी होगा। भाई कोई भी शोषक है, कोई भी किसी का भी शोषण हो रहा है तो शोषक वर्ग भी होगा। अगर कोई शोषित हो रहा है तो शोषक वर्ग होगा, डेफिनेटली होगा। तो वैसे ही अगर कहीं पर उद्यमी है तो उद्यम वर्ग भी वहां पे पहुंचेगा। और तीसरा वो कि जो ये लोग गए, ये समय समाप्त होने पर वापस नहीं आए, बल्कि वहीं बस गए, वहीं क्या हो गए? बस गए। अब बस क्यों गए? क्योंकि आप मान के चलिए कि मान लेते हैं 22-25 साल के उम्र में आपको कोई ले जा रहा है यहाँ से अफ्रीका, 20-22 साल तक वहाँ पे काम कराता है, आपका वहीं विवाह हो रहा है, वहीं लड़के बच्चे हैं आपके, मतलब परिवार वहीं पे रह रहा है। अब वहीं पर आप काम करना जानते हैं। अब वास्तविक रूप में जो एज थी आपकी दुनिया को समझने की, वो आप वहीं समझ रहे हैं। अब वहां से सारी चीजें छोड़ करके आप फिर भारत में आएंगे, फिर से सेटल होंगे, ये कैसे आजीविका कैसे चलेगी? तो लोग वहां से वापस नहीं आएंगे, लेकिन उन्हें जबरन वापस भेजा जाएगा। उन्हें नहीं भेजा जाएगा तो उन्हें अपना पंजीकरण रिन्यू कराना पड़ेगा, उसके लिए उनको टैक्सेस देने पड़ेंगे, कर देने पड़ेंगे। तो विचित्र प्रकार की बहुत समस्या है यहाँ पर आपको देखने को मिल रही। पहले लेकर के खुद ही आ रहे हैं, वो तो खुद नहीं आ रहे अपने आप, ये तो ब्रिटिशर्स ही लेकर के आ रहे हैं। जब काम निकल गया तो अब आप उनसे कहते हो जाओ, तो ऐसे नहीं चलेगा। अब ये जितने भी प्रकार के 3 प्रकार के जो भारतीय मैंने बताए हैं, ये 3 के तीनों प्रकार के भारतीय जो हैं अशिक्षित हैं। अब देखिए इसमें से जो किसान है या कोई मजदूर जो है, मजदूर या जो किसान है, श्रमिक कह सकते हैं आप, ये तो पूर्णतः अशिक्षित है। और इसकी ये तो पूर्णतः अशिक्षित है, और ये इतना अशिक्षित है, आप इस तरीके से समझिए कि ये इस कदर अशिक्षित है, ये किसान और मजदूर जो है, ये इस प्रकार से अशिक्षित है कि ना तो इसे भारतीय शिक्षा का मालूम है, इसे भारतीय शिक्षा भी नहीं मालूम है, और इसे पाश्चात्य शिक्षा के बारे में भी नहीं मालूम है। मतलब ये वेस्टर्न एजुकेशन से भी परिचित नहीं है और इंडियन एजुकेशन से भी परिचित नहीं है। बस इसमें जो दूसरा व्यापारी टाइप का जो वर्ग है, वो व्यापारी वर्ग थोड़ा शिक्षित है, लेकिन इतना ही शिक्षित है कि जिससे उसका व्यापार चलता रहे। चाहे वह भारतीय शिक्षा की बात करी जाए
और चाहे वह पाश्चात्य शिक्षा की बात की जाए। पाश्चात्य शिक्षा में जैसे अंग्रेजी भाषा जो है, अंग्रेजी भाषा, अब जो अंग्रेजी भाषा है उस अंग्रेजी भाषा का थोड़ा बहुत ज्ञान जो है वो व्यापारी वर्ग को है, इन्हें तो बिल्कुल नहीं है, और वहां सारा काम इसी तरह से चलेगा। तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, वो जो थोड़ी बहुत कमांड को समझने वाले लोग हैं उन्हें कमांड दे रहे हैं ये वर्ग को, और ये वर्ग इनसे इनकी भाषा में बात करके इनसे काम करा रहा है। तो शोषण का ये द्विचक्रीय पद्धति जो है वो लगातार जारी है। इस क्रम में क्योंकि ये भारतीय हैं तो इन भारतीयों को नस्ली टिप्पणी झेलनी पड़ती थी। ये गोरे लोग हैं, ये गोरे लोग हैं जो काम करा रहे हैं इनसे, और ये जो काम कर रहे हैं ये काले हैं, यानी भारतीय जो हैं ये काले हैं, तो इन्हें काले कहा जा रहा है, इंडियन कहा जा रहा है, ऐसे कह करके इनको अपमानित किया जा रहा है बहुत ज्यादा। ये पूर्वी देश के लोग जो हैं, पश्चिमी देश के जो लोग जो हैं, ये पूर्वी देश के लोगों को असभ्य कहते थे। सभ्यता केवल पश्चिम में निवास करती है, ये उनका मानना था। ऐसे में ये अपने रंग का, अपनी भाषा का, अपनी सभ्यता का बहुत प्रचार प्रसार करते हैं और इनके ऊपर नस्ली और जाति भेदभाव प्रकट होना शुरू हो जाता है। तो यार एक बार होगा, दो बार होगा, कब तक आप बर्दाश्त करोगे? आप शिक्षित हो नहीं अशिक्षित हो उससे मतलब नहीं है। कुछ भाई आपको रोज कोई गाली दे रहा है, रोज कोई आपको अपशब्द कह रहा है, कितने दिन बार बर्दाश्त करेंगे? एक दिन तो विरोध करेंगे ना। तो विरोध कुछ लोगों ने किया, लेकिन दिक्कत यह है कि विरोध करने का तरीका होता है एक, वो प्रॉपर तरीका मालूम नहीं है। जाके वहां चिल्लाने लगे, दंगे फसाद करने लगे, पुलिस ने लाठी चलाई, मारे गए लोग, अपने आप सब डर गए। तो ये सटीक तरीका नहीं है, विरोध का सही तरीका नहीं है। तो विरोध जो है ऐसे जब किए जाते थे तो इस प्रकार के विरोध जो है वो दबा दिए जाते थे। और ये जातीय, नस्ल और भेदभाव करते समय यही सब कारण होता था, ये प्रमुख कारण होता था कि ये पिछड़े लोग हैं, अशिक्षित हैं, ये असभ्य हैं, जिनको असभ्य कहा जा रहा है। ये असभ्य हैं जो पूर्वी देश के लोग हैं। एक मिनट, ये थोड़ा गलत स्पेलिंग लिख गई, ठीक है। ये पूर्वी देश के लोग जो हैं ये असभ्य हैं, और जो पश्चिमी देश के लोग हैं, पश्चिमी जो हैं वो क्या हैं? पश्चिमी देश के लोग सभ्य हैं। और सभ्य क्यों है? क्योंकि आप शिक्षित हैं, इनको अशिक्षित आप कहते हैं। इनको भाषा का ज्ञान नहीं है, इनके रंग देखो कैसे हैं, इनकी बोलचाल देखो, इनका रहन सहन देखो कितना गंदा है। तो ये सब कह के बार बार जो है इतना बार बोला जाता था, इतनी बार नस्ली टिप्पणियां की जाती थी कि ये समझ गए कि हाँ हम हैं यार अशिक्षित, सच में यार हमको कहाँ ही अंग्रेजी आती है, दुनिया को अंग्रेजी आ रही है, दुनिया कोट सूट पहन रही है, दुनिया जो है इतना फास्ट चल रही है, दुनिया इतना टेक्नोलॉजी में आगे, हमसे क्या हो जाएगा? अगर हमको कोई कह दे कि यार ये कर लो तो तुम कर पाओगे कहीं? हमें तो केवल मजदूरी किसानी करनी आती है, इसके अलावा कुछ आता नहीं है। तो धीरे धीरे इन लोगों ने महसूस कर लिया कि यस हम लोग डिग्रेडेड हैं, हम पिछड़े हुए हैं, और इसी चीज को उन्होंने अपनी नियति मान ली। और क्यों? क्योंकि वो अशिक्षित थे, और खास तौर से उन्हें पश्चिमी शिक्षा का तो बिल्कुल ज्ञान नहीं था, वो पश्चिमी देश के नहीं थे। उन्हें यह मालूम था कि अगर हमारी गलती जो है वो ये है कि हम पूर्वी देश में, अगर हम पश्चिमी देश में होते तो हमारे साथ ये भेदभाव नहीं होता। ये नियति मान ली उन्होंने, और इसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो वो तैयार हैं अब कि ठीक है यार जो कर रहे हो करो, क्या ही दिक्कत है। अब यहां पे गांधी जी की बात करी जाए तो ये जो चीजें इन लोगों के साथ हो रही हैं, जो कि अशिक्षित भारतीय हैं, इनके साथ हो रही हैं, क्या वो चीज गांधी जी के साथ होनी चाहिए थी? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो शिक्षित थे, पर इनके साथ भी हुई। गांधी का रंग भेद से पहली बार सामना जो है ये अफ्रीका में आपको होते हुए देखने को मिल रहा है। अफ्रीका में आए हैं, एक हफ्ते तक वो डरबन में रुके हैं, फिर वहां से प्रिटोरिया चले गए हैं। जब डरबन में उन्हें पता चला कि यहाँ के भारतीयों को कितना ज्यादा नस्ल भेद देखना पड़ रहा है, रंग भेद, जाति भेद, ये सब चीजें देखनी पड़ रही हैं, तो उन्होंने इसके लिए लोगों को संगठित करना शुरू किया। विद इन अ वीक वहां से वो शिफ्ट होकर के प्रिटोरिया की तरफ जाते हैं, और वहां पर कई सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं कि जो है आपको संघर्ष करना पड़ेगा, अपने लिए आवाज उठानी पड़ेगी, और आपको अगर नहीं मालूम है आवाज कैसे उठानी है तो मैं आपके लिए आवाज उठाना हूं, आपको सपोर्ट करना है, बस साथ देना है। तो ये सारी चीजें वहां पर वो शुरू करते हैं। यहां पर एक कहानी आप लोगों ने वैसे तो सुनी ही होगी, पर उस कहानी के कुछ पहलू हैं, जैसे प्रथम श्रेणी का टिकट और जोहान्सबर्ग जो अफ्रीका में ही है, जोहान्सबर्ग जिसको हम लोग कह सकते हैं, ये एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। इनको ट्रेन में यात्रा करना था, ट्रेन में यात्रा करना था। अब यात्रा करने की कहानी कैसी है
वो कहानी ऐसी है कि इनके पास ये पढ़े लिखे थे, ठीक ठाक परिवार से आते थे, गुजरात से, इनके पिता जो है दीवान हुआ करते थे, तो ठीक है, अब पैसे उसे थे, विदेश से पढ़ के भी आए थे, तो ये शिक्षित हैं, मतलब इनको सभ्य तो कहा ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर उस समय की सभ्यता की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सभ्यता की कोई फिक्स डेफिनेशन तो वैसे है नहीं। तो ट्रेन में वो यात्रा करने के लिए वो योग्य हैं और उनके पास क्षमता भी है, आर्थिक क्षमता भी है, तो उन्होंने ट्रेन में यात्रा करने के लिए प्रथम श्रेणी का टिकट मांगा, प्रथम श्रेणी का टिकट मांगा। टिकट काउंटर से उन्होंने प्रथम श्रेणी का टिकट मांगा। टिकट काउंटर ने मना कर दिया। टिकट काउंटर पे जो महोदय बैठे हुए थे उन्होंने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? उनका कहना था कि आप जो है, मतलब उसको मना करने का एक ही रीजन था, और वो ये था कि वो वेस्टर्न नहीं थे, वो ईस्टर्न थे, पूर्वी देश से थे, भारतीय थे। केवल इस कारण उनको काले थे, मतलब भारतीय कहने से ज्यादा अच्छा मुझे शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वे काले थे, काले चमड़ी वाले थे, इस वजह से इन्हें प्रथम श्रेणी का टिकट देने से मना कर दिया गया। क्योंकि प्रथम श्रेणी के डिब्बे में गोरे लोग बैठ करके जाते थे। गोरे का मतलब यहां पर आपको समझना पड़ेगा, रंग चमड़ी से भी गोरे और शिक्षित भी, और वेस्टर्न स्टाइल में शिक्षित, केवल वही एकमात्र सभ्यता है। और कई बार ये परिपाटी जितने लोग पूरी भी कर भी देते थे, उनमें उनको भी नस्लीय भेद से जो है वो गुजरना पड़ता था। तो वो नस्लीय भेद क्या होता था कि तुम्हारे अंदर रक्त जो है वो पश्चिमी नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर रक्त पश्चिमी है तो तुम सही हो। और इसी चीज को लेकर के आगे आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा शायद, भारतीयों में ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी शादियां करी, यहां पर उन्होंने संतानें पैदा की, तो वो संतानें जो है उनको प्योर लगी, मतलब आत्मा की शुद्धि नहीं है, फिर तो आप पिछड़े हुए हो। मतलब उनकी बार बार डेफिनेशन ही चेंज हो रही है। बहरहाल जो भी है, हम इसी कहानी में वापस आते हैं। ये कालेन को टिकट नहीं मिलेगा, पर क्योंकि गांधी जो है वो पढ़े लिखे थे और उन्हें कानून मालूम था, वहां पर जब गांधी जी को मालूम चला कि ये तो गैर कानूनी काम है, ऐसे कोई मना कैसे कर सकता है, तो उन्होंने तमाम सारी दलीलें दे दी, रेलवे की ही तमाम सारी दलीलें दे दी, और अंततः टिकट काउंटर वाला जो उतना जानकार नहीं था, उसे उन शर्तों के अकॉर्डिंग उन्हें टिकट देना पड़ा। उसे मालूम था दे देते हैं, हमारा क्या आ रहा है, पैसा तो मिल ही रहा हमें, ये जाएंगे खुद ही भगाए जाएंगे। तो गांधी जी को टिकट मिल गया, यहां पर गांधी जी को टिकट जो है वो मिल गया। अब टिकट लेकर के वो डिब्बे में बैठने जब गए तो डिब्बे से उनको भगा दिया गया कि हट जाओ यहां से, यहां पर काले लोग नहीं बैठेंगे, यहां सिर्फ गोरे लोगों का रिजर्वेशन रहता है। तुम्हें टिकट मिल गया होगा किसी तरह, लेकिन टिकट होने के बावजूद भी तुम्हें नहीं बैठाया जाएगा। इन्हें निकाल दिया गया और उन्हें कहा गया कि तुम ड्राइवर के साथ जाकर के बैठो। ये इतने पे भी विरोध नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो ड्राइवर वाले डिब्बे में जाकर के बैठने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ड्राइवर जो है वो भी गोरा है, तो वो भी मना कर रहा है कि तुम मेरी सीट के या मेरी सीट के आसपास या मेरे केबिन के आसपास नहीं बैठोगे, तुम्हें यात्रा करनी है तो पावदान पर बैठ करके यात्रा करो। जो पावदान होता है ना, जो पायदान जिसको कह सकते हैं, पावदान नहीं, पायदान, पायदान जो होता है, मतलब जिस पे चढ़ते हैं हम, पैर रख करके चढ़ते हैं, उस पर बैठ करके यात्रा करने के लिए उनसे कहा गया, जो कि रिस्की है, गैर कानूनी है और अपमानजनक तो बहुत है ही। गांधी जी ने अब जाकर के विरोध किया, उन्होंने कहा कि ये मेरा हक है और इसे मैं लेकर के रहूंगा, और इसी चक्कर में फिर उनके साथ धक्का मुक्की गई और उन्हें स्टेशन से उतार दिया गया कि हटो, नहीं जाने देंगे अब। तो इस तरीके की बदतमीजी करी गई। उसके बाद गांधी जी क्या करते, गांधी जी निकले बाहर, उन्होंने होटल तलाशना शुरू किया। तो समस्या यही नहीं खत्म हुई कि केवल ट्रेन में इस तरीके से अपमानित हुआ, होटल में जब भी वो रूम मांगने जा रहे हैं तो रूम मना कर दिए जा रहे हैं कि रूम है ही नहीं, खत्म हो गए, जबकि रूम खाली है। तो उनको पूरे शहर में कहीं एक होटल नहीं मिला रुकने के लिए, और ये सब किस लिए हो रहा था? क्योंकि वो काले थे। अब जब इस तरीके का रंगभेद उन्हें देखना पड़ा, जो कि मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया, तो वो जो है प्रिटोरिया जाते हैं और प्रिटोरिया में भारतीयों की बैठक आयोजित करते हैं और उन्हें एकजुट करते हैं, आंदोलित करने के लिए सिखाते हैं, बताते हैं, पढ़ना लिखना जरूरी है ये समझाते हैं। उन्होंने खुद कहा कि हम तुम्हें अंग्रेजी सिखाएंगे, आप परेशान ना होइए, ठीक है, इस तरीके की चीजें नहीं। और उन्होंने संबंधित क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को इस बात के लिए सूचित किया, इंगित किया। उन्हीं में से नटाल एडवर्टाइजर है, उसको चिट्ठी लिखी उन्होंने कहा कि क्या यही ईसाइयत है? इसी को ईसाइयत कहते हैं क्या? ईसाइयत में ये रंगभेद लिखा हुआ है? इसी को मानवता कहते हैं? यही न्याय है? और क्या यही सभ्यता है आपके अनुसार? जो ईसाई है, जो मानवता को ध्यान रखता है, जो न्याय की बात करता है, वो सब सभ्य हैं?
क्या आप न्याय की बात, मानवता की बात या इंसानियत की, ईसाइयत की बात कर रहे हैं? खैर, इसका क्या ही जवाब मिला होगा। तो उन्होंने ये बैठक जो है वो करनी शुरू करी, आंदोलन करना शुरू किया। अब इस तरीके से, क्योंकि वो केस लड़ने के लिए आए थे, उन्होंने केस लड़ा। केस लड़ने के बाद जो है वो भारत से मतलब साउथ अफ्रीका से वापस जाने के लिए तैयार हुए। कुछ समय के लिए वो आए थे, कुछ समय तक, जितने समय तक रहे उतने समय तक उन्होंने विरोध किया, लोगों को विरोध करना सिखाया, जो कुछ वो पढ़ा लिखा सकते थे, बता समझा सकते थे, वो सब बताया समझा, और अब उनकी वापस जाने की बारी आ रही है। लेकिन जब वो वापस जाने लगे तो इसी बीच एक विधेयक जो है वो विधेयक पारित होने की बात होनी वहां शुरू हुई। और वो विधेयक क्या था? विधेयक था भारतीयों को मताधिकार से वंचित करने का विधेयक। ठीक है, भारतीयों को मताधिकार से वंचित करने का वो विधेयक जो है वहां पर पास होने की बात हुई। तो अब उनसे लोगों ने कहा कि आप जा रहे हैं, लेकिन अभी संघर्ष की बारी है। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप 1 माह के लिए रुक जाएं, 1 माह हमारा साथ दे दें। और क्योंकि आप ही को मालूम है सही तरीके से कैसे प्रोटेस्ट किया जा सकता है, तो आपके नेतृत्व में हम आपका जैसा साथ चाहिए आपको हमारा, वो हम साथ देने के लिए तैयार हैं, बस 1 महीने का समय दीजिए। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है यार, मतलब भारतीय हैं और वो संकट में है इस समय, और ये उनको भी आवाज उठानी थी इस चीज के लिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो वहां पर रुके और उसकी पैरवी जो है उन्होंने करनी शुरू करी। रुके वो 1 माह के लिए थे, लेकिन फाइनली जो है उन्हें रुकना पड़ा 20 वर्ष तक। 1 माह के लिए रुकने के लिए सोचा था, लेकिन आंदोलन चलते चले गए, चीजें होती चली गई। 20 साल तक उनको अफ्रीका में रहना पड़ा। और यही कारण है कि जब वो भारत लौटेंगे, देखो अफ्रीका गए हैं तो करीब 24 साल के आसपास हैं, जब वो भारत पहुंच रहे हैं तो वो करीब 45 से 50 साल की उम्र के आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं। 40 टू 45 ईयर, 45 टू 50 ईयर्स के बीच में उनकी एज हो रही है। इसीलिए तो जब भारत में आंदोलन देखते हैं तो वो एक बूढ़े गांधी जो हैं उनका आप आंदोलन देख रहे होते हैं। बहरहाल गांधी जी जो हैं, यहां पे धनी है, गांधी जी जो हैं उन्होंने जब इस तरीके से आंदोलन करना शुरू किया तो वहां पे जो भी भारतीय वर्ग है, और वो भारतीय वर्ग कौन सा है, वो तीनों प्रकार का भारतीय वर्ग मैंने आपको बताया। तो वो सभी भारतीय वर्ग, जिसमें जो शिक्षित लोग भी थे, जो धनी व्यापारी थे, शिक्षित थे लेकिन कितने ही शिक्षित थे, उन्हें कानून थोड़ी मालूम था, तो वो व्यापारियों को भी लॉस होता था, उनको भी इस तरीके के कानूनों से दो चार होना पड़ता था। तो वो भी जो है उन गांधी जी को अपना नेता मानते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमारा साथ दीजिए, हम आपके आगे की चीजों में कंटिन्यूएशन दिखाएंगे। सो ये जर्नी स्टार्ट होती है 1893 से, 1894 से, 1994 से। और 1994 से उन्होंने, क्योंकि कुछ जो कानूनी हक थे, कानूनी हक जो है उनको रखने की बात उन्होंने करी थी, और जो भारतीयों का शोषण हो रहा है, भारतीय जो हैं उन्हें उनका कानूनी हक दिलाने का उन्होंने प्रयास किया। तो सरकार से इस हक को मांगने का जो उनका प्राथमिक तरीका रहा, वो तरीका नरमपंथी था। नरमपंथी तरीका, नरमपंथी तरीके का मतलब क्या है? अनुनय विनय की नीति जो है, अनुनय विनय की नीति। अनुनय विनय की नीति का मतलब क्या है? रिक्वेस्टफुल मैनर रखना, जिसमें कोई भी हक मांगना है तो उसके लिए ज्ञापन देना, जो सचिव वगैरह हैं उनसे जाकर के मिलना, राज्य सचिव वगैरह जो हैं, जो विधायक हैं उनसे मिलना, सरकार से मिलना, मिलजुल करके बातें करना, या फिर कागजी कार्यवाही के लिए पत्र लेखन करना, ज्ञापन देना, ये सारी चीजें जो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो सकती थी, जिसमें केवल रिक्वेस्ट किया जाता था, उस तरीकों को इन्होंने अपनाया। और उसके पीछे उनकी सोच ये थी कि हमें सरकार के विरोध से मतलब नहीं, हमें सरकार का विरोध नहीं करना है। उनकी प्राथमिक यही बात थी कि हमें सरकार का विरोध नहीं करना है। हमें विरोध करके क्या मिलेगा? हमें अपना हक चाहिए, इसके लिए विरोध की क्या आवश्यकता है? हम सरकार से कहेंगे कि हम आपका साथ दे रहे हैं, बस आप हमें हमारा हक दे दीजिए। तो उनका ये बिलीव था कि अगर इस तरीके की सरकार है जो अत्याचारी है, लेकिन अगर हम उसका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, बस हम उससे अपना हक मांग रहे, तो एक दिन वो सरकार पसीजेगी। भाई एक ऐसा होता है ना कि कब तक तुम्हारे ऊपर अत्याचार करोगे, तुम हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हो और हम तुम्हारे भले की बात सोच रहे हैं, तो एक दिन शायद तुम्हारा दिल पसीज जाएगा। इस तरीके का विचार है उनकी। सोच जो है वो यही है कि एक दिन जो है उनके मत जो है वो परिवर्तित होंगे और वो यहाँ के भारतीयों के हक को लौटाएंगे। तो हमारा काम है कंटिन्यूअस मांग करना, और हम मांग करेंगे। लेकिन
इन्होंने ये करते करते 1906 तक का समय बिता दिया, यानी 6 साल इधर और 6 साल इधर, 12 साल जो है उन्होंने क्या किए, 12 साल ये अनुनय विनय की प्रक्रिया रही। कुछ उसमें 7 चीजें हाथ लगी, कुछ चीजें हाथ नहीं लगी, 12 साल इसी तरीके से बीत गए। तो 1894 से लेकर के 1906 तक का जो समय है, ये गांधी जी का नरमपंथी समय कहलाता है। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे भारत में जब कांग्रेस स्टैब्लिश होती है तो इनिशियल 20 ईयर्स भारत क्या करता है, कांग्रेस क्या करती है, नरमपंथी विचार में। और इसी तरीके का नरमपंथी विचार है कि वायसराय और भारत की जो सरकार है उनके साथ मिलकर के अनुनय विनय का कार्य कर रही है। और वो कब की बात है, सन 1885 की। ये कब की बात है, 1894 की। पैरेलल जैसे हिस्ट्री चल रही है तकरीबन, दोनों जगहों पर सरकार के हिस्से में यही काम हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि, तो ये चीज आपको यहां पर समझ में आती है। और इसी दौरान गांधी जी ने अपनी बात को रखने के लिए वहां पर वो नटाल प्लेस हुआ करता था, उस नटाल में भारतीय नटाल कांग्रेस का उन्होंने गठन किया है। भारतीय नटाल कांग्रेस से एक पत्र निकाला जाता था जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। इसी में गांधी जी अपने विचार रखते थे, इसका प्रकाशन किया जाता और उसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता था। नटाल कांग्रेस में धीरे धीरे करके कई सारे लोग जुटते चले गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि गांधी जी को ही सही तरीका मालूम है कि कैसे लड़ा जा सकता है, कैसे बातें की जा सकती हैं ब्रिटिशर्स से, क्या चीजें हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती हैं, ये गांधी जी को ही मालूम था। तो उनके विश्वास को लेकर के उनके साथ बहुत सारे लोग जुटते चले गए। लेकिन 1906 का तक का समय आ गया, लेकिन सरकार जो है कोई खास सहयोग का रवैया नहीं अपना रही थी। तब गांधी जी को यह लगा कि यार ये तो कुछ गड़बड़ है, इसमें तो हमको जो है परिवर्तन लाना पड़ेगा। तब उनका सत्याग्रह आंदोलन शुरू होता है। तब उनका क्या शुरू होता है, सत्याग्रह आंदोलन। तो ये सत्याग्रह यहां से शुरू होगा। सत्याग्रह आंदोलन और नरमपंथी आंदोलन में अंतर क्या है? क्या अब ये हिंसात्मक हो जाएंगे? नहीं, अभी तक जो एक रिक्वेस्टफुल मैनर था कि सरकार हमें ये दे दे, हम दे दे, हम इंतजार कर रहे हैं, सरकार ये हमें चीजें दे दे, ये हमारी मांग है, पूरी कर दे, हम इंतजार कर रहे हैं, ये था। अब ये नहीं होगा। अब ये होगा कि सर ये हमारी मांग है, इसे या तो आप पूरा कर दें या तो हम आपका सहयोग करना बंद कर देंगे। और हम ये मांग तब तक करेंगे जब तक कि आप पूरी नहीं कर देंगे। और इस मांग में अब रिजिडनेस होगी, ना कि रिक्वेस्टफुल कोई मैनर होगा। बदतमीजी नहीं करी जाएगी, मैनर फिर भी ठीक रहेगा, लेकिन अब इसमें अनुनय विनय वाला स्थान नहीं रहेगा। अब या तो आप करोगे या तो हम कोई स्टेप लेंगे। पहले ऐसा नहीं कर रहे थे, पहले हमको स्टेप लेने की धमकी नहीं दे रहे थे। तो 1906 में उन्होंने क्या करना शुरू किया, अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। अवज्ञा मतलब डिसोबीडियंस। अगर आप हमारी सरकार जो होनी चाहिए वो हमारे हित में होनी चाहिए। अगर सरकार हमारे हित में नहीं है, सरकार तानाशाही कर रही है, तो हम सरकार का साथ क्यों देंगे? कर लो जो आपको करना है। नहीं देंगे टैक्स, नहीं मानेंगे कानून, क्या करोगे? जेल में भरोगे, और क्या कर सकते हो इससे ज्यादा? तो ये चीज उन्होंने शुरू कर दिया। अब ये कहानी शुरू हुई भारतीयों के पंजीकरण प्रमाण पत्र से, जो कि मैंने शुरुआत में आपको बताया। एक कानून था जिसमें भारतीयों का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है, रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण प्रमाण पत्र जो है, प्रमाण पत्र, इस प्रमाण पत्र के बारे में कहा गया कि जो भी भारतीय हैं उनको ये प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य है, और ये प्रमाण पत्र वो हमेशा हर जगह अपने साथ रखें। अगर ये प्रमाण पत्र उन्होंने नहीं दिखाया एट अ टाइम, तो उनके साथ कार्यवाही की जाएगी। एक तो उन्हें प्रमाण पत्र हमेशा अपने पास रखना पड़ता था, और उस प्रमाण पत्र में क्या लिखा होता था, उसकी शर्तों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम होता था इन लोगों को। बस उन्हें उस प्रमाण पत्र पे अपने अंगूठे की छाप जो है वो लगा देनी होती थी, बस वो अंगूठे का ठप्पा लगा देना होता था। और इसके लिए, और इस रजिस्ट्रेशन का समापन जब हो जाएगा तो उस कंडीशन में आपको यह देश छोड़ना पड़ेगा, या फिर आप इस रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराएं। रिन्यू कराने में फिर वही प्रोसेस, वही सारी चीजें। तो ये बहुत कष्टकारी हो रहा है कि हम क्यों पैसा खर्चा करें यहां रहने के लिए, और दूसरी बात यह कि हम यहां से छोड़ करके जाएं क्यों, हमें क्यों रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है? आप लेकर के आए हो, आप जानते हो हम कोई भाग के तो आ नहीं गए, तो ये हम नहीं लेकर के आएंगे, ये कानून नहीं हम लेंगे। तो उन्होंने, गांधी जी ने इस कानून का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये कानून जो है वो क्या होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। यहां पे भारतीयों को बिना रजिस्ट्रेशन के भी रहने की अनुमति मिलनी चाहिए, और अगर कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन बनता भी है
तो क्यों ना उसे स्थायी रजिस्ट्रेशन के तौर पर बनाया जाए। ये बार बार रिन्यू करने का क्या प्रोसेस है उसमें, इसके एक स्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए। और ये कोई आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति उसको लेकर के टहले सड़क पे, जब आप पूछ रहे हैं मांग रहे हैं तो उसको जो है दिखाता फिरे वो, ये कोई आवश्यकता नहीं है। तो भाई विरोध जो है यहां पर गांधी जी ने किया है, तमाम सारे लोग सपोर्ट में आ गए हैं। और इस विरोध को करने के लिए जोहान्सबर्ग में, जहां पर उनके साथ ये सब घटनाएं घटित हुई थी पहले, वहीं पर एक अंपायर थिएटर है, वहां पर उन्होंने 11 सितंबर 1906 को एक विशाल जनसभा का आयोजन किया है और सारे लोगों को मोटिवेट किया है कि हमें यह सरकार से मांग रखनी है और हम इस कानून का पालन नहीं करेंगे, कानून का पालन नहीं करेंगे। तो होता क्या था कि सरकार किसी के ऊपर दबाव डालती थी, सरकार जो है वो किसी के ऊपर दबाव डालती थी और वो उस दबाव में आकर के वो फाइनली वो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है या तो वो बनवा लेता था या फिर उनके सामने गिड़गिड़ाता था। ये चीजें हुआ करती थी। तो उन्होंने कहा कि अब हम ये सब चीजें नहीं करेंगे और कोई नहीं करेगा। सब लोग इकट्ठे हो गए, सब लोग राजी हो गए और इस तरीके से उन लोगों में से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 27 लोगों को गिरफ्तार करके उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और इन 27 लोगों को शुरुआत में जेल हो गई। जब इन 27 लोगों को जेल हुई तो और लोग भी सामने आए कि अब तुम्हें जेल ही भरना है तो भर ही लो। ऐसे करके 155 लोग जो है वो जेल में चले गए और अब जेल जाना लोगों के लिए नॉर्मल बात हो गई। लोगों ने जेल को किंग एडवर्ड जो हैं उनका होटल कहना शुरू कर दिया कि कोई बात नहीं, चलिए हमारी भी होटल जाने की बारी आ गई। जब कोई गिरफ्तार होता था तो वो यही कहता था, ठीक है, कि हमारी तो जेल जाने की बारी आ गई, हम तो जेल जा रहे हैं। तो वो जेल जाने में क्या कह रहा है, किंग एडवर्ड होटल। जैसे आजकल कहानी चलती है ससुराल से बुलावा आया है, तो ससुराल माने जेल होती है। तो वैसे जो है यहाँ पर मतलब लोगों ने कह दिया, मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कहते हैं ना, ये जुमला सुना होगा आप लोगों ने, वैसा ही है। तो किंग एडवर्ड का होटल है वो, वहां तो हमको कोई दिक्कत नहीं, वहां तो हम जाएंगे। तो आंदोलन इस तरीके से शुरू हो गया। अब आंदोलन के शुरू होने के बाद अगला चरण क्या है उसको आइए समझते हैं, लेकिन एक छोटी सी जानकारी आपको दे देते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जानकारी ये है कि दोस्तों आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि 10 अगस्त से एक नया बैच शुरू हो रहा है जो कि अर्जुन बैच के नाम से है। और इस बैच में आपको जो फाउंडेशन है आपका वो तैयार किया जाएगा यूपीएससी के लिए, और फाउंडेशन के साथ साथ हम एडवांस लेवल तक की तैयारी कराएंगे, यानी बेसिक से लेकर के एडवांस तक सब कुछ इसमें पढ़ाया जाएगा। और बेसिक से एडवांस तक तैयार इस तरह से कराया जाएगा कि आप प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू वहां तक की तैयारी कर सकें, प्रारंभिक परीक्षा से इंटरव्यू तक की तैयारी कर सकें। इसके लिए आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, डेली आपको जो है ये लाइव की क्लासेस के रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी और ये 1000 घंटे से भी ज्यादा की क्लासेस हैं। इसके अलावा आपको इसमें हैंड रिटन नोट्स तो दिए ही जाएंगे, बुक्स आपको दी जाएंगी, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगी, 18 किताबों का सेट आपके घर भेजा जाएगा जिस एड्रेस पे आप होंगे, एड्रेस सही से भरिएगा। इसके अलावा जो है आपको डेली आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा। सीसैट की क्लासेस इसमें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी, बहुत खास तरीके की चीज है। और हम प्रीलिम्स से पहले आप अच्छी तरीके से प्रीलिम्स तैयार कर पाएं, इसके लिए सक्सेस इन प्रीलिम्स जो है एसआईपी का एक कोर्स है, वो कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान करेंगे। अब इन सब चीजों की सहायता से आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा 2025 का। यदि अगर आप 2025 का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं, प्रीलिम्स अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आपकी जो फी है ये रिफंड कर दी जाएगी, यानी आप ये बैच जो है पूरी तरीके से फ्री में भी पढ़ सकते हैं। इफ यू हैव गट्स तो आपको ये बैच जो है फ्री में भी मिलेगा और 1 साल की जो वैलिडिटी है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, एक्सटेंड कर दी जाएगी। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर किसी को कोई ऐसा स्टूडेंट है जो किसी बैच में एनरोल है और उसने बुक परचेज नहीं करी है तो वो अलग से बुक चाहे तो परचेज कर सकता है। अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, बुक सेक्शन में जाइए, स्कैन कीजिए इस चीज को और विरद लाइव कोड का प्रयोग करिए, सही से एड्रेस फिल कीजिए, मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आपको बुक्स मिल जाएंगी। फिलहाल ये 4999 में आपको प्रोवाइड हो जाएंगी, बट उसके लिए आपको ये विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। बेहद शानदार किताबें हैं, जितनी भी आपको तमाम सारी जो स्टैंडर्ड बुक्स आपको देखने को मिलती है इंक्लूडिंग एनसीईआरटी, सबको पढ़ने के बाद सबका एक तरीके से कंक्लूजन यहाँ पर है, तो आपको दसियों किताबों की तरफ भटकना नहीं पड़ेगा। एक बार ये 18 किताबों का सेट आप ले लेंगे तो आपका काम चल जाएगा और यही 18 किताबों का सेट आपको इसमें फ्री दिया जाएगा, इसमें नहीं खरीदना है आपको, अलग से खरीदना है तो आप इसको परचेज कर सकते हैं।
जो लोग 2-3 साल का टारगेट लेकर के चल रहे हैं उनके लिए लॉन्ग टर्म बैच है। लॉन्ग टर्म बैच का दूसरा चरण चल रहा है और इसमें क्लासेस जो हैं वो 5 अगस्त से शुरू हो चुकी हैं, यानी कल शाम से ये क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो आप इसमें अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। विरद लाइव कोड का आपको इस्तेमाल करना है और मात्र ये आपको 32,999 में मिल जाएगी। और इसके और ये जो आपका अर्जुन बैच है, इन दोनों का लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां पर जाइए, उस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद उस पर क्लिक करने के बाद आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके देखिए। निस्संदेह आपको कई बार ऐसा देखने को मिलेगा कि इससे कम प्राइस में भी आपको बुक्स जो है वो मिल जाए, एडमिशन जो है मिल जाएगी। तो देखिए इसका प्राइस क्या 32,999 ही है या उससे कम है? इससे ज्यादा नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। अगर इससे ज्यादा हो तो आप उनसे संपर्क कीजिएगा हमारे टेलीग्राम पे। चलिए वापस आते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि जब इस तरीके से कार्यवाही लोगों के ऊपर होनी शुरू हुई और आंदोलन आगे बढ़ा तो क्या हुआ। भाई अब आप किसी को सजा केवल तब तक दे सकते हैं जब तक उस सजा से वो भयभीत हो। अगर सजा से कोई आपके द्वारा दी जाने वाली सजा से कोई भयभीत ही नहीं हो रहा है तो फिर किस बात की सजा? अगर आपके द्वारा दी जाने वाली सजा से मुझे डर ही नहीं लग रहा है तो फिर सजा नहीं है, फिर तो वो मजा है। तो गांधी जी के इस तरीके से आंदोलन चलाने की वजह से लोगों ने जेल भरना शुरू किया। लोगों को तो कुछ मालूम नहीं था, गांधी जी ही जैसा बताते थे वैसा लोग करते थे। जब जेल भरना शुरू किया तो लोगों ने वही उसको होटल कहना शुरू किया। तो सरकार ये सोच रही है कि अब इनके ऊपर सजा का कोई भी असर नहीं है। सरकार की सोच क्या है? अब सोच यही है कि सजा का असर नहीं हो रहा है, सजा का असर नहीं हो रहा। और क्योंकि सजा का असर नहीं हो रहा है इसलिए कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। तो इनकी जो डिमांड्स हैं उनको 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 दिशा कौन दे रहा है? गांधी जी दे रहे हैं। तो सरकार ने गांधी जी को बुलाया कि आप आइए, बातचीत कीजिए, क्या आपकी डिमांड्स हैं एक बार बताइए, निस्संदेह हम आपकी सहायता करें। गांधी जी को लगा कि काम बन गया, गांधी जी गए। केस क्या था कि पंजीकरण प्रमाण पत्र जो है, पंजीकरण प्रमाण पत्र जो है, प्रमाण पत्र जो है, ये पंजीकरण प्रमाण पत्र का कानून जो है वो समाप्त होना चाहिए, ये कानून हमें नहीं चाहिए, यही मांग थी। तो अंग्रेजों ने यानी सरकार ने इन्हें समझाया कि देखिए पंजीकरण तो, रजिस्ट्रेशन तो जरूरी है, बगैर रजिस्ट्रेशन के कैसे पता चलेगा कि कौन है क्या है। तो गांधी जी ने कहा कि अगर ये जरूरी है तो ये जबरदस्ती थोपा नहीं जाना चाहिए, जबरदस्ती थोपा नहीं जाए, थोपा नहीं जाए। इसमें जो स्वेच्छा से पंजीकरण बनवाना चाहता हो उसका पंजीकरण आप बनाएं, अन्यथा का नहीं। तो सरकार ने कहा ठीक है, जो स्वयं से, जो खुद से अपना पंजीकरण बनाएगा, सरकार का कोई दबाव नहीं है, लेकिन जो पंजीकरण बनाएगा हम उसे अतिरिक्त सुविधाएं भी दे सकते हैं। और मतलब तमाम तरीके की चीजें उन्होंने बताई शुरू की और ये लोगों को मोटिवेट किया कि लोग जो है स्वयं पंजीकरण कराएं। लेकिन सरकार ने कहा कि हमारे कहने से लोगों को विश्वास नहीं होगा, आप अगर विश्वास दिलाएंगे तो लोगों को विश्वास होगा। सरकार उनकी बात मान रही है और उन्हें हर जगह वो प्रमाण पत्र दिखाने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी और रिन्यू कराने की आवश्यकता नहीं, बस स्वेच्छा से वो बनवा लें। तो गांधी जी ने कहा ठीक है, इसके लिए काम करते हैं, मैं पहले बनवाता हूं अपना और मेरे बाद जो है बाकी लोग बनवाएंगे। तो सबसे पहले खुद गांधी जी ने अपना पंजीकरण कराया और जब गांधी जी ने अपना पंजीकरण कराया तो बाकी लोगों ने कराया बाद में बाकियों ने भी कराया। शर्त क्या थी? शर्त क्या थी? शर्त यही थी कि हम इसके ऊपर हम इस तरीके का कानून नहीं बनाएंगे। ये पहले कानून था कि पंजीकरण कराना जरूरी है, अब ये हुआ कि कानून नहीं है, स्वयं से पंजीकरण लोगों को करा लेना है। तो मतलब किसी के ऊपर थोपा नहीं जाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कानून नहीं रहेगा, स्वयं से व्यक्ति जो है पंजीकरण करा लेगा। और इसके लिए गांधी जी तैयार हुए और गांधी जी ने खुद पंजीकरण कराया, बाकियों ने भी कराया। जब काफी लोगों का पंजीकरण हो गया तब सरकार ने कानून रद्द करने से मना कर दिया कि कानून खत्म नहीं होगा, कानून है, अब तो रजिस्ट्रेशन हो गया। तो ये एक तरीके से सरकार की चाल थी कि एनी हाउ हम प्रोटेस्ट को रोकें, लोगों से काम करवा लें, फिर चिल्लाते रहो, फिर तो हम पुलिस बल का प्रयोग कर लेंगे, क्या दिक्कत है, फिर तुम्हें दिखाते हैं। तो पुलिस ने, सरकार ने जो है वो क्या कर दी, चाल चल दी। जब ये सारी चाल चली और लोगों के पास में अब तो रजिस्ट्रेशन आ गया था और ये स्वेच्छा से आया जाने वाला रजिस्ट्रेशन था, इसमें सरकारी दबाव तो था नहीं, तो लोगों को बड़ा गुस्सा आया, ये तो हमारे साथ छल हो गया।
तो गांधी जी सहित सब ने जो है उस सारे प्रमाण पत्र को एक साथ मिला करके उसे सार्वजनिक तौर पर होली की तरह जला दिया, होली का दहन कर दिया। दहन हिंसा नहीं है, यहां यह ध्यान रखना है। गांधी जी ने भारत में भी इस तरीके की चीजों को जो है रखा है, किया है, तो यहां पर हिंसा नहीं है, ये प्रतीक है किस चीज का? हम तुम्हारा साथ तब तक नहीं देंगे जब तक तुम हमारा साथ नहीं दोगे। अगर सरकार हमारे साथ चाल चल रही है, हमारे साथ खेल खेल रही है, तो हम उसका विरोध करके रहेंगे। ये प्रतीक के लिए उसको जलाया गया था, किसी अन्य कार्य के लिए नहीं। तो प्रतीकात्मक है ये होली। इस तरीके से ये एक कानून है जिसका आवाज उठाया जा रहा है। कुछ और भी कानून हैं, जैसे एक और कानून है कि इसी बीच सरकार ने कहा कि जो प्रवासी लोग हैं उनको हम भारत में प्रवेश नहीं करने देंगे, तो प्रवासियों को प्रवेश करने पर रोक लगाने का एक कानून आया। स्वाभाविक सी बात है, इस तरीके के कानून का जो विरोध कर रहे हैं वो अब इसका विरोध तो करेंगे ही करेंगे। और विरोध करने के लिए जैसे भारत में आप देखते हैं कि बार बार गांधी जी जब अपना आंदोलन चलाते हैं तो वो कई जगहों पर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। जैसे उस मूवमेंट में, इसलिए उसको मूवमेंट भी कहते हैं, और इस मूवमेंट में आप देखते हैं कि एक मूवमेंट तो बहुत फेमस है, दांडी यात्रा, साबरमती से दांडी तक की यात्रा। ऐसे वो कुछ जगह से कुछ जगह तक की यात्रा किया करते थे और उस यात्रा के दौरान लोगों को जन जागरूक करते थे, सकारात्मक कार्यों का कार्य सिखाते थे। तो वो चीज यहां पर हो रही है। उन्होंने वहां नटाल से, जहां पर ये कांग्रेस बनी हुई थी, वहां से ट्रांसवाल तक की उन्होंने यात्रा करी और बीच में बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए। ये देख सकते हैं आप, नटाल है, ये ट्रांसवाल है, तो नटाल से ट्रांसवाल तक की वो यात्रा करते हैं और इस यात्रा में बहुत सारे लोग जो हैं वो गिरफ्तार हो जाते हैं। बहुत सारे कानून अवज्ञा चल रहे हैं ना ये, तो जो तमाम सारी सरकारी जो चीजें, सरकारी कानून है, जो समझ में आ रहा है उन सरकारी कानूनों का विरोध किया जा रहा है। जैसे एक कानून है कि लोग जो है खोमचे रखेंगे तो उसके लिए लाइसेंस होना पड़ेगा। खोमचे का मतलब होता है जैसे जो स्ट्रीट फूड्स वगैरह की जो दुकानें होती है ना, चाट, बताशे, समोसे, पकौड़ी की जो दुकानें होती हैं, जो बाहर रेडी लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, उसका भी लाइसेंस होता है, उसकी भी अनुमति लेनी पड़ती है। तो इन्होंने मतलब इन लोगों ने भी यहां पर साथ दिया, गांधी जी का साथ दिया। तो जब कोई भी पुलिस चेक करने आता था कि लाइसेंस दिखाओ, तो वो मतलब एक तो ये लाइसेंस रखते नहीं थे, मतलब कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने गैर लाइसेंस, मतलब लाइसेंस ना होने के बावजूद भी दुकानें लगा रखी थी और सरकार के मना करने पर वो मानते नहीं थे। और कुछ तो ऐसे थे जिनके पास लाइसेंस था, वो दिखाते नहीं थे कि नहीं दिखाएंगे, हम अवज्ञा का पार्ट है, तुम्हें गिरफ्तार करना है करो, फिर जेल में ठूंसना है तो ठूंस दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां ये सब चीजें और तेजी से होने शुरू हो गई। लेकिन इस बार सरकार ने जब लोगों को जेल में डाला तो सिर्फ जेल में डाला ही नहीं, बल्कि उन्हें यातनाएं दी गई। उन्हें क्या दी गई? यातनाएं। सरकार इस भय को और ज्यादा बढ़ाना चाहती थी, इसलिए सरकार ने जो है वो अमानवीय कार्य जो है वो करने शुरू कर दिए, लोगों को यातनाएं देनी शुरू करी, उनके ऊपर कोड़े बरसाए, उन्हें मारा लाठी डंडे से, उनसे गहरे जो है वो काम कराए गए, जोखिम भरे काम कराए गए, श्रम कराया गया, बहुत ज्यादा कठोर मेहनत कराई गई, इत्यादि इत्यादि। ये सारी चीजें चली, बहुत ज्यादा चली, यातनाएं, भयंकर यातनाएं दी गई। और उधर गांधी जी भी और उनके सहयोगी भी रुकने वाले नहीं थे, उन्हें सरकार का सहयोग करना था तो करना था। तो एक तरीके से सरकार और आंदोलनकारी जो दोनों हैं वो अपनी बात पे अडिग हैं और इसीलिए सरकार जो है वो एक अड़ियल रवैया जो है वो अपनाना शुरू कर देती है, बहुत ज्यादा अड़ियल रवैया अपनाना शुरू कर देती। तो ये सारी चीजें 1906 के बाद होनी शुरू हुई हैं, 1906 के बाद होनी शुरू हुई हैं। मैंने आपको बताया कि 1894 से लेकर के 1906 तक का जो समय है, यहां पर तो वो नरमपंथी हैं, और नरमपंथी हैं तो इस समय कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा है कि जिसमें प्रोटेस्ट टाइप की चीज हो या जेल में जाने की कोई घटना घटित हो रही हो, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। तो उस दौरान उनकी वकालत उनके काम आ रही थी। लेकिन अब तो वो सरकार का विरोध करने लगे तो कई बार गिरफ्तार हो जाते थे, कई बार धरने में बैठना पड़ता था, यात्राएं करनी पड़ती थी। उनका प्रमुख पेशा था बैरिस्ट्री का, वो उनका जो है छूट गया है, वकालत उनकी लगभग बंद सी चल रही है और इसकी वजह से उनके पास में पैसे नहीं है, समस्याएं हैं कि लोगों का साथ कैसे दें, कब तक दें। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने, उनके एक मित्र हुआ करते थे जो कि एक शिल्पीकार हुआ करते थे, उनका नाम था कॉलिन वॉश। तो कॉलिन वॉश की सहायता से उन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म जो है वो बनवाया था और यहाँ पर लोगों के रुकने, उनको उनका पुनरुत्थान करने, उनको मतलब ये सब करने की जो है उनको वहां पर एक प्लेस जो है प्रदान किया, एक आश्रम तरीके का बनाया कि लोग वहां पर खुद से जो है चीजें करना सीखें, स्वयं से वस्तुओं का निर्माण करना सीखें,
एक तरीके का व्यक्ति को खुद से जीवन जीने की कला सिखाने का ये केंद्र बनता चला गया। तो ये टॉल्स्टॉय फार्म था। यही टॉल्स्टॉय फार्म आगे चल करके गांधी आश्रम के नाम से फेमस होता है। यही गांधी आश्रम है, इसके बारे में आप अक्सर सुनते हैं कि वहां पर उन्होंने एक आश्रम की एस्टैब्लिशमेंट किया था। तो ये आश्रम है, इसीलिए वो आश्रम बनवाया गया। और फिर इस आश्रम को जरूरत हुई, इस आश्रम में उन्होंने फंड मतलब यानी कि कोष जो है वो एस्टैब्लिश किया। लोगों ने कोष में दान किया, और ये भारतीय जो वहां पर हुआ करते थे, जो अमीर धनी मैंने बताया था जो इनके साथ थे, वो इसमें कोष में दान करते थे। और ये सब खबरें भारत पहुंचती थी, तो भारत से भी बहुत सारे लोगों ने इस संस्था के लिए दान किया, जिसमें रतन टाटा का नाम आता है। 25,000 रुपए इन्होंने भेजे थे। मुस्लिम लीग है, हैदराबाद के निजाम बहुत धनी हुआ करते थे, शायद सबसे धनी निजामों में से एक थे, तो इन्होंने भी बहुत सारी आर्थिक सहायता इस संस्था को प्रदान करी थी। तो उस वजह से यह संस्था वहां पर कंटिन्यूएशन में चलती रही। और क्योंकि सरकार का कितना भी रवैया अड़ियल हो गया, लेकिन जो प्रदर्शनकारी थे और जो अवज्ञा कर रहे थे लगातार, उन्होंने गांधी जी के ऊपर विश्वास ना तो तोड़ा और ना ही गांधी जी ने कभी आंदोलन बंद किया। और इसकी वजह से 1911 तक, 1911 तक अगर आप देखेंगे तो सरकार जो है वो थोड़ी सी नरम पड़ी है। उसने भारतीयों से समझौता करने की बात अब करनी शुरू कर दी। भारतीयों से समझौता करने की बात शुरू कर दी। धीरे धीरे करके जिस तरीके के कानूनों की मांग करी थी, उसमें नरमी बरती जानी शुरू कर दी गई भारतीयों के प्रति ब्रिटिशर्स के द्वारा। उसमें थोड़ी थोड़ी नरमी बरती जानी शुरू कर दी गई। अब तक दो चीजें आप देख चुके हैं कि पंजीकरण प्रमाण पत्र, पंजीकरण जो प्रमाण पत्र है उसका विरोध हुआ है, उस कानून का विरोध हुआ है। और दूसरा जो आप देख रहे हैं कि प्रवासी भारतीयों के प्रवेश पर रोक जो है, प्रवासी जो भारतीय हैं, प्रवासी भारतीयों के प्रवेश पर रोक, प्रवेश पर जो रोक लगी है, इससे संबंधित जो कानून बना है, ये दो कानून ऐसे हैं जिसका लगातार यहां पर विरोध हो रहा है। तो अब सरकार ने कहा है कि हम थोड़ा समझौतावादी हो रहे हैं। उसका एक उदाहरण हमको देखने को मिलता है कि गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं इसी बीच भारत से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के लिए आते हैं, और सरकार कहती है कि हम आपका स्वागत कर रहे हैं। सरकार ने कहा कि हम स्वागत करते हैं, आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे मेहमान हैं। और इस तरीके की घटना से ये लोगों के बीच मैसेज जाएगा कि हाँ, यह सरकार जो कह रही है वो कर भी रही है। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी आए, उन्हें भी लगा कि हाँ चलो सब ठीक है। लेकिन उन्होंने ये भरोसा दिलाया इनके आने के बाद, गोपाल कृष्ण गोखले जी के आने के बाद ये भरोसा दिलाया कि इस तरीके के जो गैर भारतीयों के मतलब प्रवासी भारतीय जो हैं उनके प्रवेश पर जो रोक का कानून है, इस कानून को हम जल्दी ही रद्द कराएंगे और इस कानून को भी हम जल्दी ही अमान्य कराएंगे। इसलिए रुख जो है वो समझौतावादी दिख रहा था। इसलिए जो प्रोटेस्ट है वो थोड़ा सा नरम भी हुआ, क्योंकि हमें सरकार का विरोध नहीं करना था, हमें अपनी मांगें पूरी करानी थी। और मांगें पूरी होती हुई दिख रही हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि हम उतनी तीव्रता नहीं दिखा रहे हैं। और इसी वजह से ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे थोड़ा सा कम हुआ। जब कम हुआ और कम होते होते मतलब 2 साल बीत गया, तो 2 साल तक सरकार जो है वो फिर से ढुलमुल रवैया अपनाती है कि ठीक है, उसने कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जिससे कि इन सब चीजों को रोका जा सके, यानी रद्द करने वाले कोई कानून नहीं बनाए। कानून एज इट इज एग्जिस्टेंस में थे। इसलिए समय बीतने पर 1913 में गांधी जी फिर एक्टिव होते हैं और उन्होंने फिर से पुनः जो है वो सत्याग्रह किया, जैसे 1906 से शुरू किया था। 1913 में उन्होंने फिर से सत्याग्रह शुरू कर दिया। अब इस बार जब सत्याग्रह शुरू किया गया तो भारतीयों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने एक और कानून पास किया। तो अब यहां 2 कानूनों के साथ एक तीसरा कानून जुटेगा कि भारतीयों को 3 पाउंड का कर देना है। प्रत्येक भारतीय को कम से कम 3 पाउंड का कर देना है। और ये कर देने में किसी भी भारतीय की हिम्मत नहीं थी। रीजन बिहाइंड कि उस समय जो भारतीय थे उनमें में से अधिकतम अगर किसी की तनख्वाह हुआ करती थी तो 10 शीलिंग प्रति माह। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपकी 10 पैसे प्रति माह जो है आपकी तनख्वाह हो और आपसे कहा जाए कि आपको 3 रुपए का टैक्स लगाया जाता है, तो आप वो 3 रुपए कैसे देंगे? नहीं दे पाएंगे ना। तो ये तो किसी के पास था ही नहीं, ये तो असंभव कार्य था कि भारतीयों पर इतना कर लगाया जाए। डेफिनेटली अब जब दोबारा सत्याग्रह शुरू हुआ तो इसी कारण से शुरू हुआ। और पिछले जो ये कर थे, ये जो कानून थे, ये बंद नहीं करे गए थे, समझौतावादी रुख केवल रखा गया था बस। और इन सब चीजों को देख करके पुनः सत्याग्रह शुरू हुआ और ये सत्याग्रह एक तरीके से जन आंदोलन में कन्वर्ट हो गया। क्यों?
क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो भारतीय थे अफ्रीका के वो सब इसके अंतर्गत आ गए। लेकिन एक वर्ग था जो अभी इसमें नहीं शामिल था, वो थी महिला वर्ग। सरकार ने इसी बीच एक और गलती करी जिससे इस आंदोलन में रही सही जो महिला वर्ग है जो शामिल नहीं थी वो भी शामिल हो गई। और वो गलती क्या करी सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें यह कहा गया कि अगर कोई विवाह जो ईसाई पद्धति से नहीं हुआ है वह अवैध होगा, ऐसा विवाह अवैध होगा। और ऐसे विवाह से उत्पन्न होने वाली जो संतानें हैं, ऐसे विवाह से उत्पन्न होने वाली जो संतानें हैं वो संतानें भी क्या होंगी, संतानें भी अवैध होंगी। अब यहां पे सीधा जो माएं हैं उनका रोल आना शुरू हो गया कि ये क्या है, मां और पत्नी जो हैं उनके ऊपर सीधे एक तरीके से आरोप हो गया। तो और इसके आने के बाद जो महिलाएं हैं उन्होंने भी क्या किया, अपने आप को इसमें झोंक दिया। तो महिलाओं ने कैसे भागीदारी दिखाई है, देखिए कस्तूरबा गांधी हैं, वो 16 सत्याग्रहियों के साथ में नटाल से ट्रांसवाल की तरफ मूव करती हैं। इन्हीं में इसी तरीके से कुछ और 11 महिलाओं का दल है, वो 11 महिलाओं का दल भी टॉल्स्टाय जो आश्रम है वहां से नटाल जा रहा है, नटाल वाला जो इलाका है वहां जा रहा है। और नटाल जाते समय रास्ते में एक न्यू कैसल जगह पड़ रही है। जब ये 11 महिलाओं का दल न्यू कैसल पहुंचता है तो न्यू कैसल में कुछ खदान मजदूर मिलते हैं जो तमिलियन हैं, कुछ खदान मजदूर हैं जो तमिलियन हैं। उनसे इन महिलाओं ने रिक्वेस्ट किया है कि आपको भी इसमें शामिल होना चाहिए, आप भी इसी तरीके के भारतीय हैं, आप भी इसमें शामिल हों। आंदोलन को व्यापक बनाने के दृष्टिकोण से काम किया जा रहा था, लेकिन सरकार ने इन्हें क्या कर लिया, सरकार ने इन महिलाओं को गिरफ्तार किया, महिलाओं को क्या किया, गिरफ्तार किया। और कुछ लोग जो साथ यहां पर देना शुरू कर चुके थे उनको भी गिरफ्तार किया। और ये सारी बात जैसे ही गांधी जी को पता चली, वो तुरंत जो है वो ट्रांसवाल से वापस जो है वो न्यू कैसल पहुंचे। और वो फिर न्यू कैसल पहुंच करके इन सब लोगों को साथ में लेकर के नटाल से ट्रांसवाल की तरफ उन्होंने फिर से मूवमेंट कर दिया, क्योंकि फाइनली जाना था ट्रांसवाल। तो इन सब लोगों को गांधी जी ने जो है फिर मूवमेंट को चलाया आगे और ट्रांसवाल की तरफ ले गए। अब जब गांधी जी नटाल से ट्रांसवाल की तरफ बढ़े तो क्योंकि बाकी लोगों का भी विरोध हुआ, यहां पर विरोध हुआ था, तो गांधी जी भी वही काम कर रहे थे, तो गांधी जी को भी गिरफ्तार किया गया। गांधी जी को 2 बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन दोनों बार छोड़ दिया गया, दोनों बार क्या किया गया, छोड़ दिया गया। जब दोनों बार छोड़ दिया गया, हर बार यही कहा था कि अब आगे नहीं करिएगा, लेकिन वो नहीं मानते थे और फिर से वही ट्रांसवाल की तरफ मूवमेंट करते थे। 2 बार गिरफ्तार करने के बाद जब छोड़ दिया गया तो तीसरी बार जब उन्होंने आगे कदम बढ़ाया तो थर्ड टाइम उन्हें पुनः गिरफ्तार किया गया और इस बार गिरफ्तार करके जेल भेज ही दिया गया। तो ये जो जेल भेजा गया ये शायद मतलब और ज्यादा इस जो आंदोलन है उसको एग्रेसिव कर देता है। ठीक है, बहुत सारे लोग फिर गांधी जी के गिरफ्तारी हो जाने के बाद मूवमेंट रुका नहीं, गांधी जी को ही भले ही गिरफ्तार कर लिया गया, लोगों ने नटाल से ट्रांसवाल जाना कंटिन्यूएशन में रखा, लोग जाते रहे, उनको इकट्ठा किया गया, बंद किया गया और एक ट्रेन में भर करके वापस नटाल भेज दिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया और मुकदमा चला करके उन्हें जेल भेज दिया गया। और उन जेल में फिर भीषण यातनाएं दी गई, भयंकर यातनाएं दी गई। तो उसी बीच फिर गोखले जी भारत यात्रा करते हैं और भारत में बताते हैं कि अफ्रीका में भी इस तरीके के काम चल रहा है। तो मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों चीजें सेम है। भारत में जैसे अंग्रेजों का अत्याचार है वैसे अफ्रीका में भी भारतीयों के ऊपर अंग्रेजों का अत्याचार है और ये इतना बुरा अत्याचार है, भयंकर अत्याचार है। वहां से सपोर्ट इन्होंने गोखले जी ने लिया है, उस सपोर्ट का असर पड़ रहा है। यहाँ पे जो लॉर्ड हार्डिंग है, लॉर्ड हार्डिंग कोई बहुत अच्छा मानव नहीं है, ठीक है, कोई बहुत अच्छी सरकार नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी लॉर्ड हार्डिंग जो है वो ये कह रहा है कि ऐसा कोई देश जो अपने को सभ्य कहता है वो इस तरीके के अत्याचारों को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस तरीके के अत्याचारों को कौन बर्दाश्त करेगा, इस तरीके के अत्याचारों को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये मुझे यहां से नीचे दूसरी लाइन रखनी थी लेकिन ये इसी में रह गई, शायद टाइपिंग मिस्टेक है ये। हार्डिंग, अब इस सब चीजों के बाद जो है फिर से सरकार का रुख जो है वो क्या हो गया, सरकार का रुख जो है वो समझौतावादी हो गया, समझौतावादी। सरकार का रुख जो है फिर से एक बार समझौतावादी हो गया।
तो हार्डिंग, गांधी, गोखले और सीएफ एंड्रयूज, ये चारों लोगों ने सरकार से जो है वो बातचीत करनी शुरू करी और बातचीत करके मामले का हल निकालना शुरू किया। ठीक है, अंततः जो है वो उस जगह पर पहुंच गए जहां की उनको रिक्वायरमेंट थी, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इनका अवज्ञा मूवमेंट चला ये पूर्णतः शांतिपूर्वक चला, इसमें कोई हिंसात्मक कार्य इनकी तरफ से नहीं किया गया और ये अंततः सफल हुआ। सफल क्यों हुआ? क्योंकि जो बातचीत हुई उस बातचीत में जो पुराने जो कानून थे उन कानूनों पर रोक लगाई गई, उन कानूनों पर एक एक करके क्या कर दी गई, रोक लगा दी गई। पंजीकरण जो कानून था उसको रद्द कर दिया गया। प्रवासी भारतीयों को लेकर के जो कानून बनाया जा रहा था कि नहीं आने दिया जाएगा उसको रोक दिया गया। जो विवाह से संबंधित कानून बनाया गया था कि जो हिंदू, मतलब अब ये कहा गया कि हिंदू रीति रिवाज से, इस्लामिक रीति रिवाज से और पारसी रीति रिवाज से जो विवाह होंगे इनको भी मान्यता दी जाएगी और इनसे जन्म लेने वाली जो संतानें हैं उन्हें संतानों को भी वैध माना जाएगा, या अवैध नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई, वो सफल हो गया आंदोलन। तो ये सब चीजें अफ्रीका में उन्होंने किया और उसके बाद वो गांधी जी मूव करेंगे भारत की ओर। लेकिन यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि गांधी जी स्वदेश तो वापस आएंगे, लेकिन स्वदेश वापस आते समय उन्होंने कई सारी सीख ले ली हैं। जैसे कि उनको एक तो सभी वर्गों का साथ मिला। जब आप जन आंदोलन चलाते हैं तो जनता का आपको साथ मिलता है, ये बात तो उन्हें सीख मिली। महिलाएं हो, चाहे धनी वर्ग हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, सब लोगों ने साथ दिया गांधी जी का और खुल करके साथ दिया। लोगों के अंदर सीखने की कला आने लगती है जब आप कोई सिखाने वाला हो, तब इनको पता चल रहा है कि यार हम भी इनके बराबर हैं। मतलब इनको ये नहीं समझ में आ रहा, इनको जो यहाँ के लोग थे उनको समझ में आया कि अगर नस्ली भेदभाव, सच में नस्ली भेदभाव, अगर काले होने के कारण ही हमको, अशिक्षित होने के कारण ही हमें असभ्य कहा जा रहा है, तो गांधी जी किस हिसाब से असभ्य हैं? गांधी जी तो वही व्यक्ति है ना जो पश्चिमी, आप कहते हो पश्चिमी शिक्षा से जो शिक्षित है वो सभ्य है, तो गांधी जी भी तो पश्चिमी सभ्यता से शिक्षित थे। जो शिक्षित है उसे आप सभ्य कहते हो, तो गांधी जी भी तो शिक्षित थे। इसका मतलब मामला ये नहीं है कि आप कहां से शिक्षित है, मामला ये है कि आपके अंदर रक्त कौन सा है, आप हैं कहां से। तो गांधी जी की ये कमी थी, इस वजह से उनका विरोध किया गया था। तो इतना बड़ा आंदोलन भी आपने देखा उन्होंने खड़ा किया। तो एक तो ये सीख उनको मिल रही है। दूसरी बात यह है कि कई बार जब आप लोगों के लिए काम करते हैं तो आपको लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ता है। और ये लोग कौन हो सकते हैं? जिनके खिलाफ आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनके खिलाफ आप आंदोलन कर रहे हैं, जिनके खिलाफ आप आंदोलन कर रहे हैं उनका आपको विरोध तो यहां पर झेलना पड़ेगा। गांधी जी ने जब इस तरीके का विरोध करना शुरू किया तो गोरे लोगों ने शुरुआत में इनको कई बार घेर लिया। एक जगह पर तो ये बहुत सारी भीड़ से कैद हो गए, किसी तरीके से वहां से भीड़ से बच करके भागे अपने घर की तरफ। घर में जाकर के उनको रुकना पड़ा। तो बाहर आकर के पूरे गोरे लोगों ने जो आंदोलन कर रहे थे, गांधी जी लीड कर रहे थे, तो उनके खिलाफ में जितने भी गोरे लोग थे जिनके खिलाफ आंदोलन चल रहा था, वो सारे लोगों ने इनका घर घेर लिया। ऐसा लगा कि शायद ये मार डाले जाएंगे। किसी तरीके से बचाव कार्यों के द्वारा उनको वहां से निकाला गया, तो जान जाते जाते एक बार उनकी बची। तो ये आक्रोश का सामना करना पड़ा कि जिनके खिलाफ वो आंदोलन कर रहे थे। कई बार आपको उनके आक्रोश का भी सामना करना पड़ता है जिनके लिए आप आवाज उठा रहे हैं, जिनके लिए आप आवाज उठाते हैं, उनका भी विरोध जो है आपको झेलना पड़ता है। वो कैसे झेलना पड़ा? एक बार एक भारतीय पठान थे। वो भारतीय पठान जो हैं उन्होंने इनके ऊपर, गांधी जी के ऊपर हमला किया और उनका ये कहना था कि गांधी जी ने सरकार का साथ दिया है, सरकार की बात मान ली है। तो उन्हें लगा कि ये सरकार के बंदे हो गए, ये सरकार की तरफ मुड़ गए। तो वो इस बात को समझ नहीं पाया और उसने गांधी जी के ऊपर जानलेवा हमला तक कर दिया। तो उस बार भी किसी तरीके से जान बची उनकी। तो कई बार आपको इस तरीके की चीजों के लिए तैयार रहना पड़ता है और गांधी जी ने इस तरीके के आंदोलन से यही सीखा कि हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये होता है, ये नेचुरल है। ठीक है, तो ये थी गांधी जी की आपकी जो अफ्रीका में उन्होंने जो आंदोलन किया, गांधी अफ्रीका में कैसे थे वो चीज मैंने आपको बताया।
अब यही सीख लेकर के जब वो भारत आएंगे तो चंपारण आंदोलन सफल होगा, इसीलिए सफल होगा चंपारण आंदोलन, इसीलिए अहमदाबाद मिल आंदोलन सफल हो जाएगा, इसीलिए खेड़ा मूवमेंट सफल हो जाएगा। और ये प्रैक्टिसेस का ही कारण था जो यहां पर हमको देखने को मिलता है। तो आई होप कि आपको ये आपका सेशन जो है आज का समझ में आया होगा। चलिए जाते जाते मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि भाई हिंदी में पॉलिटी विषय के साथ में अर्जुन बैच शुरू होने वाला है। इस बैच की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको प्रीलिम्स निकालना है और आपकी जो फी है वो पूरी तरीके से रिफंड हो जाएगी। इससे बढ़िया फायदा नहीं हो सकता है, क्योंकि आप बैच तो ज्वाइन ही इसीलिए करोगे कि आपको क्वालिफाई करना है, और क्वालिफाई करने का मतलब ये होगा कि आपको ये निकालना है। बस अब ये है कि आप इस बैच को इस बार इस तरह से ज्वाइन करेंगे कि आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है, बस ये चीज है। दूसरी बात यह कि विरद लाइव कोड का अगर आपने इस्तेमाल कर लिया, जो इनिशियली आपको अमाउंट देना है उसमें काफी कमी रहेगी। 30-32 हजार का एक कोर्स मिलता है, आपको 27,999 मिल जाएगा। एंड इट मे बी पॉसिबल कि अगर आप विरद लाइव कोड लगा रहे हैं तो 27,999 से भी कम में मिल जाए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जाइएगा, देखिएगा और देख करके बताइएगा कि क्या है स्थिति। ठीक है, अगर कम पड़ रहे हैं तो तुरंत ले लीजिए, क्योंकि वो हिडन डिस्काउंट्स होते हैं, कभी भी खत्म हो जाते हैं। और अगर ज्यादा पड़ रहे हैं तो मुझे बताइएगा, कतई ज्यादा नहीं पड़ेंगे, मैं निश्चित तौर से कम इतने में आपको जरूर दिलाऊंगा ये बैच, ये मेरा वादा है। तो आप नीचे जाइए, आपको और कम प्राइस में हो सकता है चीजें मिल रही हो। 10 अगस्त से आपका बैच शुरू होने वाला है, शाम को 6 बजे से बैच शुरू होगा पॉलिटी विषय के साथ, तो आप इसमें जुड़िए। 18 किताबों का सेट आप अलग से परचेज करना चाहते हैं, हालांकि इस बैच में आपको निःशुल्क 18 किताबों का सेट मिलेगा, लेकिन अगर आप केवल किताब खरीदना चाहते हैं तो ऐप पे जाकर के आप खरीद सकते हैं विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए। इकोनॉमी की क्लास जो है वो शुरू हो चुकी है, कल शाम जो है 5 बजे से अतुल सर ने एनसीईआरटी जो है वो शुरू कर दिया है। तो मंडे, वेडनेसडे और थर्सडे ये क्लासेस रहेंगी शाम को 5 बजे। अतुल सर की बुक सीरीज शुरू हुई है, और एक चीज आपके लिए और शानदार दी गई है, अभिषेक कुमार सर के द्वारा जो है आपको क्षेत्रीय भूगोल राज्यवार विवरण जो है वो आज से शुरू हो रहा है। आज शाम 5 बजे शुरू हो चुका है, आपको मालूम ही है। तो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ये 3 दिन शाम को 5 बजे जो है आपको, यानी कि आपको पूरे हफ्ते भर सीरीज मिल रही। 3 दिन सर पढ़ाएंगे और 3 दिन अभिषेक सर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी आपका कार्यक्रम चल रहा है। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष आप देख ही रहे हैं, अभी अभी मैंने हिस्ट्री ऑन मैप कंप्लीट किया हुआ है, तो आप उसको पूरा देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म बैच में जुड़ना है तो विरद लाइव कोड का इस्तेमाल जरूर करें। ठीक है, क्लासेस इसमें शुरू हो चुकी हैं, ये इसमें वैलिडिटी जो है वो 36 माह की है, बहुत ही शानदार। जो 2-3 साल बाद जिनको एग्जाम देना है वो 2-3 साल बाद इसमें जुड़ सकते हैं। तो चलिए सेशन का करते हैं यहीं पर अंत, और आप हमसे इस तरीके के सोशल मीडिया से जुड़ सकते हैं। किसी प्रकार से कोई आपकी क्वेरी है, कोई चिंता है, कोई प्रश्न है, कोई शंका, कोई संदेह, एडमिशन लेने में कोई प्रोसेस में दिक्कत आ रही है, तो आप मुझसे यहाँ पर में से किसी में भी संपर्क कर सकते हो। कोशिश करो कि आप मुझे यहाँ पर, ये जीमेल नहीं है, ये studyIQ.com है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे आप मुझसे बोल सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपको मिलूंगा। पीडीएफ जो है अगर आपको प्राप्त करनी है तो आप एप्लीकेशन पे जाइए StudyIQ के, वहां ऐप में लिखिए पीडीएफ नाम से सर्च कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आप ये पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम से भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मुलाकात करेंगे अगले सत्र में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। कैसा लगा ये सेशन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें StudyIQ IAS हिंदी।